सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, डॉक्टर ध्रुव जैन। नदी एक ऐसा विषय है, जल एक ऐसा विषय है जिसको ऐसा माना जाता है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन पानी को बचाना, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नदियों में घटता हुआ जल एक ऐसा विषय है जो स्कूली किताबों से निकलकर हमारे सामने आ गया है। मैं कल आजमगढ़ आ गया था, मैंने सोचा कि थोड़ा जायजा ले लूं। मैंने पहली बार जनतंत्र, जन मतलब लोग, आप, और तंत्र यानी सिस्टम, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन को एक साथ मिलकर काम करते देखा कि सरयू, मूल सरयू या छोटी सरयू जो भी आप कह लें, उसको बचाने की दिशा में कैसे एक साथ समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि भारत में मेरी समझ में अभी तक सिर्फ 2 नदियां हैं जिसको जिलाने के लिए काम किया जा रहा है। एक है अरवरी नदी जिसको आदरणीय राजेंद्र सिंह ने बचाया है और उस पर भी हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और एक मूल सरयू है। और मैंने पवन भैया को ये आश्वासन, वादा किया है मैंने कि मैं इस पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिसको डॉक्यूमेंट करना, अच्छे काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊं, किस्सा सुनना अगर पसंद करेंगे। बहुत पहले बुंदेलखंड की कहानी है सर, प्रकाश जी। एक कूड़न नाम का किसान था, उसके 4 बेटे थे। कूड़न किसान जो है वो, उनके चारों बेटे खेतों में काम कर रहे थे और उनकी एक बेटी थी, वो रोटी लेकर के, पहले के ज़माने में रोटी लेकर के जाती थी बिटिया घर की या महिला घर की खेतों तक जाती थी। तो वो रास्ते में उसको किसी पत्थर से ठेस लग गई। भाइयों के पास पहुंची थोड़ी देर से, भाइयों ने पूछा क्या हुआ, पैर में ठेस लग गया है, खून निकल रहा है। तो भाई ऐसे थे बहन के लिए जान देने वाले, पहुंच गए कि देखें कौन सा रास्ते में पत्थर है जिसको हम हटा देंगे। तो जब वो कुदाल से निकालने लगे फावड़े से, तो उन्होंने देखा कि उनका फावड़ा सोने का हो गया। खोद के निकाला पत्थर, पता चला ये कौन सा पत्थर है कि जिससे स्पर्श होते ही लोहे का फावड़ा जो है वो सोने का हो गया। तो राजा के पास पहुंच गए, जिला प्रशासन के पास। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो पारस पत्थर है, सोना तुम्हारा है, ले जाओ। अरे पारस पत्थर भी तुम्हारा, जितना मर्जी सोना बनाओ। ऐसे थे राजा उस समय के। किसान ने कहा नहीं, हम तो पत्थर नहीं रख सकते, हमारी ये राज्य की संपत्ति है। तो लेकिन उस सोने को राजा ने किसान को दे दिया और उस किसान ने उस सोने से तालाब बनवाए। मदन सागर, कीरत सागर, ऐसी लोक श्रुति है, जनश्रुतियां हैं, उससे वो तालाब बने बुंदेलखंड में। तो हमारी राज व्यवस्था ऐसी थी जिसमें राजा ने किसान को पूरा सोना देते हुए कहा कि जाओ अच्छे अच्छे काम करते जाना। और वही मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि जाओ अच्छे अच्छे काम करते जाना, लोक दायित्व, और आप सब मिलकर के, आप सब लोगों के बिना तो ये काम होगा नहीं। कोई संस्था, कोई प्रशासन, कोई सरकार किसी नदी को जिंदा नहीं कर सकती जब तक कोई वहां के लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी न करें। तो देखिए, छोटी सरयू या मूल सरयू के बारे में मुझे पहली सूचना मिली थी 2018 या 19 में, किसी ने बताया। मैंने पवन भैया से फोन पे बात की। पत्रकार जो है आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता है, चाहे आप सर पटक लो, वो फोन करता है। आजमगढ़ में, गोरखपुर में कई मेरे ऐसे मित्र हैं, हमने भेजा उनको, भेजा देखो यार क्या काम चल रहा है जमीन पर। और मैं उस समय इंडिया टुडे में नदियों पर आधारित एक कॉलम लिखता था, स्तंभ लिखता था, जिसका नाम था नदी सूत्र, जिसकी चर्चा भैया कर रहे थे। तब मैंने पहली बार देखा कि नदियों को जिलाने का काम हो रहा है। मैंने ये कहा कि चलो कॉलम तो हम लिख देते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन मैंने फोटो में देख रहा था कि यार ये जलकुंभी निकाल रहे हैं, नदी सूखी हुई धारा है, सूखी हुई धारा कैसे जिला लेंगे ये लोग, देखते हैं। शक जो है ना, वो पत्रकार का धर्म भी है, शक करना। तो मैंने बहुत शक किया पवन सिंह जी पर, माफ कीजिएगा भैया। तो लेकिन पता चला, फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ स्थानों पर, टुकड़ों में, मूल सरयू में पानी आ रहा है। मन नहीं माना, 5-6 साल गुजर गए इस बीच में। मैंने उनसे कहा कि एक दिन पहले ही आ जाता हूँ आजमगढ़, मुझे अपनी आंखों से देखना है। कबीर ने कहा है कि
तुम कहते हो सुनी सुनाई, हम कहते हैं आंखन देखी। हम आंख से देखेंगे कि मूल सरयू में काम हो रहा है, तब मानेंगे ये बात। और कल मैंने जाकर के देखा, भैरव घाट गया, बिटुक भैरव के दर्शन भी किए, अगल बगल नदी को निहारा भी। और मुझे ये पता चला है, शिवप्रकाश जी आप अधिकारी हैं, आपके हाथों में है कि वहाँ पर घाट बनने वाला है। पवन भैया ने भी बताया, और वहाँ पे जो लोग मुझे मिले उन्होंने कहा कि वहाँ से उत्सुक खुद ही पानी निकल रहा है, और वो पानी बचा रहना चाहिए। घाट इस तरह बनाए कि वो पानी का सोर्स बन रहा हो। तो ये आप लोग जरा नजर रखिएगा इस पर। लेकिन अब ये तो हुई आपकी बात, आजमगढ़ की बात। मैं कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग बातें बोलने के लिए, थोड़ा आदमी में कड़वा हूं, तो कड़वी करेले की तरह, तो थोड़ी कड़वी बातें करने के लिए आया हूं। आजमगढ़ में सरयू बचा रहे हैं आप, लेकिन देश भर में ऐसा नहीं है, दुनिया भर में ऐसा नहीं है। ओलंपिक के खेल आपने देखे होंगे, अभी हाल में हुए थे पेरिस में। एक नदी में तैराकी की प्रतियोगिता होनी थी, नहीं हो पाई, नदी गंदी थी। अगर हम इस विषय पर आए कि स्वस्थ समाज और स्वस्थ नदियां, स्वस्थ, आप बहुत महिलाएं माताएं हमारी, बच्चा स्वस्थ कैसे होगा? बच्चा स्वस्थ होगा अगर उसको अच्छा भोजन मिले, तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा। नदी में पानी नहीं आएगा तो नदी स्वस्थ नहीं हो सकती। जिस गंगा मैया के लिए हम लोग इतने सारे कस्में खाते हैं, गंगा जली, जिस बच्चे को, जिस मुमुक्षु को हम लोग मुंह में देते हैं तुलसी दल के साथ, और ये मानते हैं कि इसकी बैतरणी तो पार हो गई, वो गंगा जल नहीं बचेगी। मैं प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदूषण पर सरकारें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंदाज में काम कर रही हैं, और हो रहा है काम। मैं कह रहा हूं कि गंगा नदी सूख रही है, गर्मी में नहीं। 1976 में एक रिसर्च है, डॉक्टर दुबसेन आप जरूर इस बात की तस्दीक करेंगे। 1976 में जितना पानी गंगा नदी में बहता था, उसमें 36% की कमी आ गई है। क्यों कमी आ गई है और गंगा नदी में कमी आई है? इसका मतलब है कि उसमें जितनी मिलने वाली सहायक नदियां हैं उसमें भी कमी आई है। यमुना में कमी आई है, रामगंगा में कमी आई है, काली नदी में कमी आई है, कोसी में कमी आई है। जितनी भी नदियां, उसके पानी में, वॉल्यूम में कमी आई है। क्यों कमी आई है? हमने किया है। 1967, 65, 66, 67, 1967, जो आप लोग बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद होगा, भारत में अकाल था, हमने विदेशों से अनाज मंगवाया। तब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने और हमारे प्रशासन ने तय किया कि हम हरित क्रांति लेकर के आएंगे देश में, और हरित क्रांति के लिए हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया, हमने कीटनाशकों का शुरू किया। बेशक उसके अच्छे जो परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं कि हम अनाज में सरप्लस हैं, अब दुनिया के दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक ट्यूबवेल क्रांति आई है पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। और कृषि जिसको हम समझते थे खेती से हमको फायदा हो रहा है, उस खेती में हमने अपना एक लालच भी, माफ कीजिएगा जो लोग किसान हैं, अपना एक छोटा सा लालच भी उसमें लगा दिया। जो इलाका ज्वार बाजरा के लिए प्रसिद्ध था, हरियाणा, पंजाब, मोटे अनाज उगाए जाते थे आज से 150 साल पहले, उसमें पहले गेहूं उगाया गया। ठीक है, अच्छी बात है, गेहूं में फिर भी कम पानी चाहिए। अब वहां बासमती चावल उगता है। जो चावल 1 किलोग्राम उगाने के लिए बंगाल में 3000 लीटर पानी चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में उसमें 5000 लीटर पानी चाहिए। तो पानी कहां से आएगा? सब अगैती फसल। देखिए, अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, मैं थोड़ा इधर उधर की बात कर रहा हूं, लेकिन समझिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं, और जो बच्चे पानी बचाने के लिए पेस्ट करते समय पानी नहीं बहाने की बात कर रहे हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको पानी का जो ओरिजिनल सोर्स है उसको भी बचाना जरूरी है, नदियों को बचाना जरूरी है। तो जो ट्यूबवेल लगाए गए, ट्यूबवेल क्रांति आई, और ट्यूबवेल से हमने उस धान के खेतों को सिंचना शुरू किया। जलवायु परिवर्तन एक कारक है। अभी आप लोग में से जो लोग गोरखपुर और आजमगढ़ इलाके के हैं, जो जाहिर है सभी लोग हैं, आपने कब से बारिश नहीं हुई है आपके इलाके में? 10-12 दिन। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राई स्पेल आ रहा है, जो पहले 6 दिन 7 दिन का होता था, अब ये 12-13 दिन का हो रहा है, और हमको उस दौरान
ट्यूबवेल से, नलकूप से पानी अपने खेतों में, धान के खेतों में डालना पड़ रहा है। ये देश के हर हिस्से में हो रहा है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा हो रहा है। अगैती फसल को जब वो बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा जब निकलता है और रुपाई के लिए आपको पानी नहीं है तो नलकूप का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। पानी कहाँ से निकलता है? पानी धरती के नीचे से निकलता है। और आप देखेंगे डार्क जोन्स बन रहे हैं पूरे उत्तर भारत में बन रहे हैं। उस डार्क जोन में जो पानी नीचे जा रहा है भूमिगत जल, उसको पानी उसमें जाएगा कहाँ से? एक ध्रुवसेन सर जरूर इस बात में भूगर्भ शास्त्री हैं, आप जरूर बताएंगे कि नदी के पानी का जो स्तर है वो वही पानी जाकर के भूमिगत जल को भरता है। और अगर नदी में पानी कम हो रहा है तो वो भूमिगत जल से भरा जाता है। जैसा कि मूल सरयू में आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने बताया भी होगा कि वहाँ पे उससे कूप निकल आया, वही भूमिगत जल उसको सींच रहा है, भर रहा है। तो जो पानी की जो गतिकी है उसको कैसे बचाएंगे? अगर हम सारा पानी खींच लेंगे धान उगाने के लिए, तो जहाँ धान उगाना है वहाँ धान उगाया जाए, जहाँ नहीं उगाना है नहीं उगाया जाए। मैं अहमदनगर है महाराष्ट्र में एक जिला, वहाँ पे एक गाँव का मैं जिक्र कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं है उस गाँव का नाम, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जल संसद बनाई है। जल संसद यानी जितनी बारिश होगी उसके हिसाब से पूरा ग्राम पंचायत ये तय करता है कि हमको कौन सी फसल लेनी है। अगर कम बारिश हुई है तो कम पानी की जरूरत वाला फसल उगाते हैं, अधिक बारिश हुई है तो फिर जिसमें अरहर वगैरह उगाते हैं वो लोग। तो ऐसी एक व्यवस्था माइक्रो स्तर पर, ग्राम के स्तर पर आपको तय करनी होगी, हमको तय करनी होगी। इसलिए नहीं कि हम तो काट लेंगे, मेरी उम्र करीब 44 साल है, हम भी काट लेंगे, जो बुजुर्ग है वो भी अपना जीवन काट लेंगे इस पानी में, लेकिन जो बच्चे हैं उनका भविष्य। आप में से कुछ लोगों ने कल की देखी होगी, कल की एक फिल्म आई थी ना अमिताभ बच्चन वाली, देखिए देखिए कि बोलो ना। हाँ, तो जो देखी है तो आपने देखा होगा कि गंगा का पाट सूखा हुआ है और उसमें वो बच्चे जा रहे हैं कि नहीं? वो ये मत समझना कि वो झूठ बात है। अगर जिस तरह से हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आएगा। वो 2898 AD बता रहे हैं वो लोग, वो आ जाएगा अगले 50 साल में। आबादी हमारी बढ़ रही है। जो वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट्स फोरम उसने ये आकलन किया है कि हमारी आबादी 7 अरब हो गई है 2011 में, और 2030 होते होते हम करीब 8 साढ़े 8 अरब हो जाएंगे। और भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है। सब जो पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, जो आबादी बढ़ रही है, उसको नहीं चाहिए अनाज, उसको नहीं चाहिए। वो मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे। इसमें पानी ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मांसाहार में ज्यादा पानी कंज्यूम होता है, क्योंकि वो अगर शाकाहार भी करेंगे तो खेती ज्यादा चाहिए, ज्यादा खेती करनी होगी, ज्यादा चावल उगाना होगा, ज्यादा गेहूं उगाना होगा। तो उतने लोगों का पेट भरने के लिए खाएंगे, चलिए अनाज खा लेंगे, पिएंगे क्या? तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक खाने के बाद एक और चीज होती है, वो है शौचालय जाना। एक चीज और हुई है कि हमने पूरे भारत में कमोड क्रांति की। हर घर में कमोड है, भारतीय नहीं पाश्चात्य पद्धति का कमोड है, जिसमें अगर आप यूरिनल भी जाएं तो आप एक बार फ्लश करते हैं, बड़ा वाला फ्लश तो 8 लीटर पानी जाता है, छोटा फ्लश करते हैं तो 5 लीटर पानी जाता है। करीब 1.5 करोड़ है सर। ये एक गैर सरकारी आंकड़ा है कि भारत भर में पिछले 1.5 करोड़ के आसपास वो जाते हैं वॉशरूम, तो कितना पानी खर्चा होता होगा। और वो पानी कैसा खर्चा होता है? वो पीने वाला पानी खर्च होता है। हमारे सब लगभग हम सब के घरों में आरओ लग गया है। 1 लीटर पानी पे कितना लीटर पानी खर्च होता है? आप अगर देखेंगे, एक गिलास पानी निकालें तो अगले 15 मिनट तक वो पानी निकलता रहता है ना आरओ घरों में। और यहाँ अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, दिल्ली में तो घरों घरों में है, जरूरत नहीं है फिर भी है, हैंडपंप से पानी निकलना बंद कर दिया। तो पानी के का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री में मिल रहा है ना, उठाओ पानी फ्री में मिल रहा है, सब्सिडी में उर्वरक मिल रहा है, हम लोग दोनों हाथ से उर्वरक डालते हैं खेतों में। नुकसान इसमें ये नहीं है कि फसल कैसी होती है, फसल अच्छी हो जाती होगी, मुझे खेती का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ध्यान ये है कि फसल पूरा का पूरा उर्वरक इस्तेमाल नहीं करता है। जितना उसको जरूरत है प्लांट ले लेता है, बाकी आपके खेत में बचा रहता है। अगली बरसात में वो बह करके उर्वरक जो है नदी में चली जाती है। जैसे पहले छोटी सरयू जैसी नदी में जाएगी, फिर वहां से बड़ी सरयू में जाएगी, सरयू से किसी और नदी में जाएगी, गोमती गंगा होते हुए गंगा में बहेगी। और यूट्रिफिकेशन हो जाता है, उसमें अधिक पोषण आ गया तो उसमें जलकुंभी उगेगी, घास उगेगी, घास उग जाएगा,
और तमाम तरह के पौधे निकल आएंगे। तो एक पूरा सर्कल है, एक मतलब जिससे हम अपने ही नदियों को, अपने ही तालाबों को खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नदियों को बचाने के लिए ना, एक मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा बहुत, कि नदियों को बचाने के लिए हमारे जो नीति नियंता हैं, आप ध्यान दीजिएगा सर, आप ही की तरफ मैं बोल रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि नदी पे जो पुल है ना, उस पर जाली लगा देते हैं इस तरह कि हम और आप घर का निर्माल्य, पूजा से बचे हुए फूल नदी में फेंक न पाए। वो इतनी मात्रा नहीं होती है कि नदी गंदी होगी। बेशक मूर्तियों में जो लेड और कैडमियम वाले रंग हैं उससे नुकसान हो सकता है। तो मेरा लोक दायित्व संस्था से और आजमगढ़ के लोगों से और बाकी देश के जितने जिले हैं उन सभी से हाथ जोड़ के मेरी ये प्रार्थना है कि पूजा के निर्माल्य को इकट्ठा करके उससे कंपोस्ट बनाने की एक तरीका उगाया जाए। लोग, सफाई वाले जो लोग हैं, वो घर घर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, आप निर्माल्य इकट्ठा करने का भी एक छोटा सा प्रयास करें, उससे कंपोस्ट बनाएं और किसानों को वापस कर दें, वो अच्छा होगा। घरों घर में जो अभी दिवाली आएगी, हर घर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति निकलेगी, भले ही मिट्टी की हो, प्लास्टर और पेरिस की हो, उसको भी इकट्ठा करिए। वो जहाँ तहाँ फेंकने की जरूरत नहीं है। ये धार्मिक एंगल से नहीं कह रहा हूँ। अगर वो बह करके नदी में जाएगी तो नदी का रास्ता बंद करेगी। जितना मेहनत साल भर करते हैं छोटी सरयू, मूल सरयू को बचाने की, वो निष्फल हो जाएगी। तो ये देश जो है वो इसी से बना है, नदियों से बना है। सुजलाम सुफलाम हम लोग कहते हैं, आप लोग गाते होंगे वंदे मातरम में, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम। तभी रहेगी जब पानी बचेगा। पानी नहीं बचेगा तो न हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना धरती बचेगी। तो ये देश सब, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब होता रहेगा। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि हमको भारत में चावल का आयात करना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा चावल का आयात करना चाहिए बांग्लादेश से, थाईलैंड से, और जहाँ पे हमारे पानी की कमी है वहाँ पे चावल की खेती को कम करना चाहिए। झारखंड में, बंगाल में, असम में, तटीय इलाकों में जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, 120-110 सेंटीमीटर बरसात होती है सालाना, वहाँ पे चावल की खेती होने दें। लेकिन एक और अनुरोध है कि नदियों के किनारे तालाब बनाए जाए। मैंने कल पवन भैया से भी इस बारे में बात की। तो तालाब जो है वो वाटर लेवल को रिचार्ज करेंगे। जिनका ट्यूबवेल है वो ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा, नदियों में भी पानी बहेगा। और जो पानी हम लोग ठहरा वो देख रहे थे, अभी हम लोग एक ऑडियो विजुअल चला था, उसमें जलकुंभ भी उग गया था। जलकुंभ भी बहते हुए पानी में नहीं होता, स्थिर पानी में होता है। नदी में बहाव होगा तो उससे निजात मिल जाएगी। हो सके तो मनरेगा के जरिए उसको साफ करवा दें। और आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी इस नीरस बातचीत को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।